Okay, let us start the chapter number 13, kinetic theory, NCERT एग्जाम्पल्स. बहुत छोटा सा ये चैप्टर था, कुछ गिने चुने हुए 4-5 थियरीज थे. थियरीज में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वाज द स्पेसिफिक हीट एंड इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी. इक्विपार्टीशन एंड वो स्पेसिफिक हीट है ना, मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक, सॉलिड का स्पेसिफिक हीट, वाटर का स्पेसिफिक हीट, दैट पार्ट इज इंपॉर्टेंट. लास्ट में एक मीन फ्री पाथ वाला फॉर्मूला था. ओके, चलिए आप देखते हैं एग्जांपल्स के अंदर क्या पूछा है. मेजोरिटी जो एग्जांपल्स है वो थियरी के साथ रिलेवेंट नहीं है. मेजोरिटी एग्जांपल थियरी के साथ रिलेवेंट नहीं है, बट दिए है तो करने पड़ेंगे. देखो पहले एग्जांपल में क्या कहा है. डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg per meter cube. The density of vapor at 100 degree and at 1 atmosphere is 0.6. तो लिक्विड फॉर्म में पानी का डेंसिटी 1000 है और वेपर फॉर्म में पानी का डेंसिटी खाली कितना है, 0.6. इट इज अंडरस्टैंडेबल बिकॉज वेपर फॉर्म में पार्टिकल एकदम दूर दूर चले जाएंगे, सो डेंसिटी विल डिक्रीज. ओके, द वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय द टोटल नंबर. राइट, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स एक पार्टिकल का वॉल्यूम इनटू सारे नंबर ऑफ पार्टिकल को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसे क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम. मॉलिक्यूलर वॉल्यूम का मतलब है कितना वॉल्यूम मॉलिक्यूल ने सच में रोक के रखा है, दैट इज मॉलिक्यूलर वॉल्यूम. एस्टिमेट द रेशियो ऑफ द मॉलिक्यूलर वॉल्यूम टू द टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वाटर वेपर अंडर द अबव कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड द प्रेशर. तो ये वेपर के अंदर आपको बताना है कि वेपर में टोटल वॉल्यूम में से कितना फ्रैक्शन पार्टिकल ने एक्चुअली ऑक्यूपाई करके रखा है, क्योंकि वेपर में पार्टिकल बहुत दूर दूर होंगे, बीच में बहुत सारा एम्प्टी स्पेस होगा. अंडरस्टूड? तो आपको बताना है कि एक्चुअल वॉल्यूम में से कितना वॉल्यूम पार्टिकल ने ऑक्यूपाई करके रखा. यू वांट टू ऑब्टेन दैट रेशियो. अंडरस्टूड? चलो, सो लेट्स टॉक अबाउट द वाटर फर्स्ट. पहले बात करते हैं वाटर के लिए. तो वाटर के लिए डेंसिटी कितना है? वाटर के लिए डेंसिटी दिया हुआ है 1000 kg पर मीटर क्यूब. वाटर का डेंसिटी क्या है भाई? 1000 kg पर मीटर क्यूब. ओके, एंड वी एज्यूम के वाटर के अंदर, वो टेक्स्ट बुक के अंदर तो बहुत कम लिखा हुआ है, राइट, और कुछ 2-4 लाइन में लिख के सब कुछ दे दिया है. हम एज्यूम करेंगे कि वाटर के अंदर पार्टिकल एक दूसरे के एकदम चिपक चिपक के बैठे हैं, एकदम चिपक चिपक के, राइट. इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वाटर के अंदर मॉलिक्यूल का ऑक्यूपाइड वॉल्यूम एंड जो टोटल वॉल्यूम है वो ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि वाटर में पार्टिकल इतने क्लोज क्लोज है कि एम्प्टी स्पेस इज नेग्लिजिबल है. वी एज्यूम कि वाटर के अंदर पार्टिकल इतने पास पास में है कि एम्प्टी स्पेसिस है ही नहीं, नेग्लिजिबल है. सो वी एज्यूम हियर दैट इन वाटर particles are assumed to be in contact with each other, राइट. सो इसीलिए हम यहां पे क्या लिखेंगे, मोलेक्युलर वॉल्यूम, मतलब जो मॉलिक्यूल ने ऑक्यूपाई करके रखा है, दैट मोलेक्युलर वॉल्यूम डिवाइड बाय जो एक्चुअल वॉल्यूम कह लो या उसको टोटल वॉल्यूम कह लो. मोलेक्युलर वॉल्यूम डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑलमोस्ट कैसे होंगे, दोनों सेम ही होंगे. तो दिस रेशियो फॉर वाटर इज नियरली इक्वल टू 1. बट हमें किसके लिए फाइंड करना, वी वांट टू फाइंड इट आउट फॉर द वेपर. हमें वेपर के लिए निकालना है. चलो वेपर के लिए करते, ठीक है. सो नाउ व्हाट विल हैपन फॉर द वेपर. फॉर केस ऑफ वेपर, अब वेपर में पार्टिकल बहुत दूर दूर होंगे एक दूसरे से, और वेपर का आपको डेंसिटी कितना दिया है, खाली 0.6 दिया है kg पर मीटर क्यूब. कितना दिया है? 0.6 kg पर मीटर क्यूब दिया है. एंड वी एज्यूम लाइक दिस कि वेपर के अंदर ना पार्टिकल बहुत दूर दूर है. तो अब देखो मेजोरिटी पार्ट तो खाली है, तो मॉलिक्यूल ने तो खाली इतना सा ही स्पेस ऑक्यूपाई किया है, बाकी सब तो खाली जगह है. ओके फाइन. सो वी एज्यूम दैट कि ये मॉलिक्यूल का डेंसिटी इज सेम इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि पानी के अंदर सारे पार्टिकल एकदम क्लोज क्लोज थे. तो पानी की जो डेंसिटी दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ डेंसिटी ऑफ द एक्चुअल मॉलिक्यूल, राइट. सो व्हाट वी राइट हियर, वी राइट हियर कंसिडरिंग density of water molecule
is same as density of water in liquid state. Density of water in liquid state. Okay, fine. So what we can write here? So we can write here कि liquid state के अंदर जो पार्टिकल का वॉल्यूम है, ध्यान से देखना, जो पार्टिकल का वॉल्यूम है कितना हो जाएगा. Therefore we can write here to find the molecular volume. सारे ऐसे फालतू फालतू ही क्वेश्चन है. So we can write here molecular volume. तो मोलेक्यूल का डेंसिटी क्या है? 1000 kg per meter cube. So we can write here 1 kg is equal to 1 by 1000 meter cube. That's the molecular volume, right? Okay, मतलब 1 kg पार्टिकल को अगर पास में ला दोगे तो इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे. अब वेपर की बात करेंगे अगर हम, तो टोटल वॉल्यूम में आपको क्या डेंसिटी यूज करना पड़ेगा? जो वेपर का दिया है आपको, तो वेपर का डेंसिटी क्या दिया है आपको? 0.6 kg in 1 meter cube. That means 1 kg will occupy how much? 1 by 0.6 meter cube. Okay, so this is your molecular volume 1 by 1000 and this is your total volume. Okay, इसका मतलब क्या होता है कि ये जो वॉल्यूम आपको दिख रहा है ना, 1 kg पार्टिकल अगर वेपर फॉर्म में होंगे ना, तो 1 kg पार्टिकल वेपर फॉर्म में इतना स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे 1 by 0.6. और वही 1 kg पार्टिकल अगर लिक्विड स्टेट में होंगे तो सारे पास में आ जाएंगे. वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1 by 1000 हो जाएगा. समझ आ रही है कुछ बात? तो आपको जो रेशियो चाहिए ना, द रेशियो इज मोलर वॉल्यूम, मोलेक्युलर वॉल्यूम डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम. द रेशियो इज मोलेक्युलर वॉल्यूम कितना होगा? 1 by 1000 एंड टोटल वॉल्यूम इज 1 by 0.6. 0.6 आपका ऊपर आ जाएगा, डिवाइड बाय क्या होगा? 1000. सो योर आंसर इज इक्वल टू 6 into 10 power -4. That's your answer for the vapor. तो देखो लिक्विड वाटर के लिए रेशियो क्या था? 1 था, बिकॉज लिक्विड वाटर में पार्टिकल बहुत पास पास में है. वेपर फेस में पार्टिकल बहुत दूर दूर होंगे, राइट? तो 1 kg वेपर कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा? 1 by 0.6. और वही अगर आप 1 kg के सारे पार्टिकल को पास में ला दोगे तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1 by 1000. तो सारे पार्टिकल को पास में ला दिया, जो वॉल्यूम बना उसे क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर वॉल्यूम. क्या कहेंगे उसको? मॉलिक्यूलर वॉल्यूम. और अगर छोड़ दिया तो वेपर स्टेट में अलग अलग हो जाएंगे तो उसे क्या कहेंगे? टोटल वॉल्यूम. आई बात समझ में? पास में ला दोगे तो मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, छोड़ दोगे तो फैल जाएंगे टोटल वॉल्यूम. एंड दैट इज व्हाट द रेशियो व्हाट वी वांट टू फाइंड, व्हिच इज 6 into 10 to the power -4. आया पहला क्वेश्चन समझ में? चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. तो सेकंड वन इज एस्टिमेट द वॉल्यूम ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल. आपको वाटर मॉलिक्यूल का वॉल्यूम बताना है कि पानी का एक पार्टिकल कितनी जगह रोकेगा. बताना है आपको पानी का एक पार्टिकल कितनी जगह रोकेगा. दैट इज व्हाट यू वांट टू फाइंड. सो द डेंसिटी ऑफ वाटर, कितना डेंसिटी बेटा वाटर का? 1000 क्या? kg पर मीटर क्यूब. सो कैन आई से 1000 मतलब 10 power 3 kg occupies 1 meter cube volume. एग्री? 10 power 6 kg मतलब 10 power 6 ग्राम. 10 power 3 kg, किलो इज 10 power 3. तो टोटल कितना हो जाएगा? 10 power 6 ग्राम. ऑक्यूपाई हाउ मच? 1 मीटर क्यूब, राइट? अब इसके अंदर कितने पानी के पार्टिकल होंगे? कैन आई यूज अ मोल कंसेप्ट? 10 power 6 ग्राम में पानी के कितने मॉलिक्यूल होंगे? तो कैन वी यूज द मोल कंसेप्ट? क्या कहता है मोल कंसेप्ट? गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर. तो 10 power 6 ग्राम में इतने पार्टिकल होंगे, गिवन मास बाय मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर. तो इतने पार्टिकल मिलके कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे? 1 मीटर क्यूब. तो एक पार्टिकल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? हेंस 1 पार्टिकल विल ऑक्यूपाई 18 डिवाइड बाय Na इंटू 10 power 6 मीटर क्यूब. 18 10 power 6 Na नीचे इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा. दैट विल बी इक्वल टू 18 डिवाइड बाय Na ले लो 6.02 इंटू 10 power 23 इंटू 10 power 6 विल बी अप्रोक्सीमेटली 3 इंटू 10 power -29 मीटर क्यूब. तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. देख लो पानी का हर एक मॉलिक्यूल खाली इतना सा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, 3 इंटू 10 power -29, राइट?
लेट्स फाइंड आउट द रेडियस ऑफ मॉलिक्यूल। पानी का मॉलिक्यूल का रेडियस क्या होगा फाइंड करते हैं, ठीक है। सो वी राइट हियर वॉल्यूम क्या लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, दैट्स इक्वल टू 3 into 10 power minus 29, ठीक है। तो आर क्यूब विल बी इक्वल टू 3/4 पाई इंटू 3 into 10 power minus 29। करो ना कैलसी निकालो, 3 3 9 ला कैलसी ला फटाफट, 3 3 9 by 4 by pi, this would be 0.716 into 10 power minus 29. You can write it like this 0.0716 into 7.16 into 10 to the power minus 30, that's the r cube। अंडर रूट निकालो, क्यूब रूट निकालो, तो 7 का क्यूब रूट नियरली 2 आएगा, नियरली 2। 8 का क्यूब रूट क्या होता है 2 होता है, तो 7.1 का भी 1.89 के आजू बाजू आएगा, तो अप्रोक्सीमेट करके आप यहां क्या लिख सकते हो 2। एंड 10 पावर माइनस 30 का क्या हो जाएगा 10 पावर माइनस 10 मीटर। सो पानी के मॉलिक्यूल का रेडियस होगा 2 एंगस्ट्रॉम। पानी के मॉलिक्यूल का रेडियस कितना होगा 2 एंगस्ट्रॉम। दो मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, तो ये एक मॉलिक्यूल ये दूसरा मॉलिक्यूल, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2r, क्योंकि ये भी r ये भी r, तो दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा पानी में 4 एंगस्ट्रॉम। आई बात समझ में, समझ आया क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया, डेंसिटी यूज किया 1000 kg इज 1 मीटर क्यूब, 1000 kg मतलब 10 पावर 6 ग्राम इज 1 मीटर क्यूब। अब इस ग्राम को कन्वर्ट करेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल में, कैसे कन्वर्ट करेंगे, गिवन मास बाय मोलर मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर, दैट विल गिव यू 1 मीटर क्यूब। सो 1 पार्टिकल विल गिव यू हाउ मच, ये दोनों गया नीचे 18 आ गया ऊपर, दिस मैनी मीटर क्यूब। वॉल्यूम मिल गया आपको, यूज वॉल्यूम इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब एंड देन सिंपलीफाई फर्दर, दैट्स इट। अंडरस्टूड। अगला सवाल, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको वेपर पे काम करना है, एंड योर क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स इन वाटर। तो हमने तो पहले ही फाइंड कर लिया ना कि पानी में दो पार्टिकल के बीच का एवरेज डिस्टेंस क्या होगा 4 एंगस्ट्रॉम। एक्चुअल में सॉल्यूशन में इन्होंने वेपर लिख के दिया है, क्वेश्चन में वाटर पूछा है और सॉल्यूशन में क्या लिख के दिया है वेपर। ओके, सो मैं यहां पे लिख दूंगा कि ऑल्सो फाइंड फॉर द वेपर, अरे ऑल्सो फाइंड इट फॉर द वेपर, आपको वेपर के लिए भी बताना है। सो हमने अब भी जस्ट फाइंड किया था कि रेडियस ऑफ वाटर पार्टिकल इज इक्वल टू 2 एंगस्ट्रॉम। तो पानी के अंदर डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 into 2 एंगस्ट्रॉम। कितना था पानी के अंदर 4 एंगस्ट्रॉम, ये तो हमने आगे डिराइव किया, वेपर की बात करते हैं, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट द वेपर। ना फॉर द वेपर, वेपर में दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा बताते हैं। तो पानी का डेंसिटी क्या था 1000 है ना, और वेपर का डेंसिटी कितना था 0.6 था, राइट। डेंसिटी क्या लिख सकते हो मास बाय वॉल्यूम। सो कैन आई राइट हियर मास बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाय मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ वेपर should be equal to 1000 divide by, can I write like this, density क्या किया mass by volume, I am keeping the mass of both same, मैं दोनों का मास कैसा रख रहा हूं सेम रख रहा हूं, तो मास कैंसिल कर दिया मैंने। सो वॉल्यूम ऑफ वेपर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू 1000 डिवाइड बाय 0.6 कितना हो जाएगा 1/0.6 1.66, so this is going to be equal to राइट। अब वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, बेटा इसका 4/3 पाई कैंसिल, इसका भी 4/3 पाई कैंसिल, बचेगा क्या दोनों का आर क्यूब। तो ऊपर क्या बचेगा रेडियस ऑफ वेपर क्यूब डिवाइड बाय रेडियस ऑफ वाटर क्यूब इज इक्वल टू, नियरली आप ले लो क्योंकि इसमें पूरा अप्रोक्सीमेट करके ही लिखा हुआ है। ओके लेट्स कीप इट 1.66 into 1000, 1000 is 10 power 3, टेक द क्यूब रूट। तो रेडियस ऑफ वेपर बाय रेडियस ऑफ वाटर नियरली 1.66 का क्यूब रूट आप 1 ही लिखोगे बिकॉज सॉल्यूशन में 1 लिखा है, और 10 पावर 3 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा 10। तो बेटा वेपर पार्टिकल का जो रेडियस है दैट विल बी 10 into रेडियस ऑफ वाटर पार्टिकल। वाटर पार्टिकल का रेडियस क्या था 2 एंगस्ट्रॉम,
तो पानी के पार्टिकल वेपर में रेडियस क्या हो जाएगा 20 एंगस्ट्रॉम। तो यहां पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा 40, डबल करेंगे ना डिस्टेंस के लिए, डिस्टेंस क्या हो जाएगा डबल, तो वेपर में वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा 40। तो प्लीज टेल मी कि क्या वेपर के अंदर पार्टिकल बड़े साइज के हो जाएंगे? हाँ, क्या वेपर में पानी के पार्टिकल डबल 10 गुना साइज के हो जाएंगे? क्योंकि पानी में तो साइज क्या था 2 एंगस्ट्रॉम था, और वेपर में वो साइज कितना हो गया 20 हो गया। तो क्या पार्टिकल बड़ा हो गया? नहीं, पार्टिकल कहां चले गए? एक दूसरे से दूर दूर चले गए हैं। मतलब अगर एक पार्टिकल यहां पर है पे जाना ठीक है, अगर एक पार्टिकल यहां पर है तो एक पार्टिकल यहां पर है, दूर दूर है, तो दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस है ना, दिस डिस्टेंस इज 20 and this distance is also 20 and the total distance is going to be 40, right? This is happening in vapor, क्योंकि पार्टिकल दूर दूर रहेंगे। ठीक है, पानी में क्या होगा बेटा? पानी में पार्टिकल एक दूसरे के चिपक के रहेंगे ऐसे, तो पानी में डायरेक्ट आपका डिस्टेंस क्या आ जाएगा 4 एंगस्ट्रॉम। अंडरस्टूड? समझ आया? क्लियर? शुड वी डू द नेक्स्ट क्वेश्चन? शुड वी डू द नेक्स्ट क्वेश्चन? चलो अगला क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में पूछा जाए वैसा क्वेश्चन है ये। चेक आउट द क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज a vessel contains 2 non-reactive gases, neon plus oxygen. We have the mixture of this neon plus oxygen mixture we have. The ratio of their partial pressure, the pressure of neon to the pressure of oxygen, this ratio is given, which is 3/2. Estimate the ratio of the number of molecules and mass density of both the gases. ठीक है, तो पहला क्या फाइंड करना है आपको? रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। लेट्स फाइंड आउट फर्स्ट वन। सो विल राइट हियर रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो बेटा मैं आइडियल गैस इक्वेशन यूज करूंगा यहां पे। आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहता है? पीवी इक्वल टू एनआरटी, और एन की जगह हम क्या रखेंगे? क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड करने क्या रखेंगे? एन बाई एन ए। अब ये बताओ दोनों गैस के लिए क्या क्या सेम होगा? मिक्सचर है, सेम कंटेनर में भरा होगा, तो दोनों के लिए वॉल्यूम कैसा होगा? सेम, क्योंकि दोनों को सेम ही स्पेस मिलेगा घूमने के लिए, तो वॉल्यूम इज सेम। एवोगैड्रो इज कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट इज आल्सो कांस्टेंट, और मिक्सचर है बेटा, तो मिक्सचर में दोनों का टेम्परेचर भी कैसा रहेगा? सेम। ये भी सेम हो गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हो जाएगा प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Na, तो प्रेशर ऑफ नियॉन बाय प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ नियॉन, एन नहीं आएगा, एन आएगा यहां पे। ओके, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ नियॉन डिवाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, कितना रेशियो है प्रेशर का? 3/2, तो नंबर ऑफ पार्टिकल का रेशियो भी क्या रहेगा बेटा? 3/2। अंडरस्टूड? मैं यहां पे स्टेटमेंट लिख दूंगा कि वॉल्यूम आर एंड टी दिस आर सेम फॉर बोथ द गैसेस, these are same for both the gases. Did you understand everyone? Okay, you would also like to find out what is the ratio of the density. चलो डेंसिटी के लिए भी हमने एक इक्वेशन बनाया था आइडियल गैस में। हाँ, अगर आपको याद हो तो, याद है आपको? रेशियो ऑफ डेंसिटी, द इक्वेशन वाज पीवी इक्वल टू, वापस बना के दिखा देता हूं, एनआरटी, एन की जगह रखा था गिवन मास बाय मोलर मास, और ये जैसे ही वॉल्यूम नीचे डिवाइड करो कि मास बाय वॉल्यूम क्या हो गया था? डेंसिटी। दिस वाज द इक्वेशन। नाउ व्हाट थिंग्स आर सेम फॉर बोथ द गैसेस? आर एंड टी, आर एंड टी आर सेम फॉर बोथ द गैसेस, सो व्हाट वी कैन गेट हियर? वी कैन गेट हियर देयरफॉर द डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर इनटू मोलर मास, क्योंकि आरटी कैसा है? दोनों के लिए सेम है। आर एंड टी are same for both gases. The density is proportional to P into M. So we simply write here density of neon divided by density of oxygen is equal to pressure of neon by pressure of oxygen into molar mass of neon divided by molar mass of oxygen.
Okay, the ratio of the pressure is given, which is 3/2, and ratio of the molar mass is given, which is 20.2 divided by 32. It's 20.2 divided by 32. So on solving, your answer will be 3/2 into 20.2. कितना आया? Point. That's your answer of density ratio. समझ आ गया क्वेश्चन? इज इट क्लियर? दोनों पार्ट क्लियर सबको? सिंपली क्वेश्चन था, राइट? आगे बढ़े? चलिए एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, से हो गया 13.4. वेयर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? लेट्स फाइंड आउट द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये कौन है प्रभु? बोल्समैन थे. बोल्समैन. चलो ये रहा. Let's see the question. Important question. And the question is, a flask contain argon and chlorine in the ratio of 2/1 by mass. तो मास का रेशियो दिया है. अब कौन कौन सा गैस है? आर्गन, और दूसरा कौन सा गैस है? क्लोरीन. और दोनों गैस के मास का रेशियो क्या है? 2/1. मिक्सचर का टेम्परेचर दिया है 27, तो टेम्परेचर T इक्वल टू 27 डिग्री, दैट इज 300 केल्विन. ऑब्टेन द रेशियो ऑफ, फर्स्ट यू वांट टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी. ओके, नाउ सी द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, है ना? सो वेरी सिंपल थिंग. काइनेटिक एनर्जी ओनली एंड ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. काइनेटिक एनर्जी सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर के ऊपर. अब मिक्सचर में है तो मिक्सचर में दोनों का टेम्परेचर कैसा होगा? सेम. तो काइनेटिक एनर्जीज भी कैसी होगी? सेम. यस और नो? अगर मैं यहां पे ना काइनेटिक की जगह ऐसा पूछता ना, टोटल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, तो गेम बदल जाता. बिकॉज अब आपका गेम चला जाता डिग्री ऑफ फ्रीडम पे. क्योंकि आर्गन मोनो एटॉमिक गैस है, उसके पास 3 ही डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, जबकि क्लोरीन डाई एटॉमिक है, उसके पास 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं. तो देन इन दैट केस आंसर वुड बी 3/5 अगर मैं टोटल एनर्जी पूछता तो. बट यहां पे खाली क्या पूछा है? काइनेटिक पूछा है ना? सो व्हाट वी राइट हियर? वी राइट हियर दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल डिपेंड्स only on the temperature of gas, and that is why the kinetic energy of कौन कौन सा गैस है? आर्गन, डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्लोरीन, दोनों सेम होंगे एंड रेशियो इज 1/1, क्योंकि टेम्परेचर कैसा है? सेम है दोनों गैस का. मिक्सचर में है ना, तो मिक्सचर में टेम्परेचर सबका कैसा होता है? सेम होता है. नेक्स्ट वी वुड लाइक टू फाइंड आउट व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रूट मीन स्क्वायर स्पीड. आरएमएस स्पीड का रेशियो चाहिए, ठीक है? चलो लेट्स फाइंड आउट द रेशियो ऑफ विच स्पीड? आरएमएस. यू नो द फॉर्मूला ऑफ दिस? यू नो द फॉर्मूला ऑफ आरएमएस स्पीड? व्हाट इज इट? VRMS इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3RT/m. सी केयरफुली, आरएमएस स्पीड डिपेंड्स ऑन व्हाट फैक्टर? 1/√m. क्योंकि आर कांस्टेंट है, मिक्सचर में टेम्परेचर भी सेम ही होगा. तो व्हाट यू कैन सी सिंपली हियर दैट आरएमएस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √m. सो आरएमएस स्पीड ऑफ आर्गन डिवाइड बाय आरएमएस स्पीड ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, इनवर्स में है ना, तो मोलर मास ऑफ क्लोरीन डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ आर्गन. सो डेटा इज गिवन. मोलर मास ऑफ क्लोरीन इज गिवन 70.9 and molar mass of argon is given, which is 39.9. check out the data given. Okay, what will be the ratio? Find out. कितना आ रहा है? 1.34. That's your answer, and that's the answer for the kinetic energy. Simple question. Simple question. Any doubt? If you have any doubt, you can ask. No doubt. Next question. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं?
There we go. The next question is this one. Okay, fine. So the question is, uranium has two isotopes of mass 235 and 238. If both are present in uranium hexafluoride, uranium hexafluoride मतलब UF6, uranium hexafluoride UF6. तो UF6 के अंदर दोनों प्रेजेंट है, यूरेनियम 235 का भी फ्लोराइड है और यूरेनियम 238 का भी फ्लोराइड है। यूरेनियम 235 का भी फ्लोराइड है और यूरेनियम 238 का भी फ्लोराइड है, दोनों का फ्लोराइड है। ठीक है, फाइन। पूछा क्या है, विच वुड हैव द लार्जर एवरेज स्पीड, इसका एवरेज स्पीड ज्यादा होगा आपको बताना है। एंड द एटॉमिक मासेस आर गिवन एंड आल्सो वी वांट टू फाइंड आउट द परसेंटेज डिफरेंस इन द स्पीड ऑफ एट एनी टेम्परेचर। ओके, तो वी नो दैट कि स्पीड विल बी प्रोपोर्शनल टू 1/√m। अभी आगे जो किया ना सेम वो, स्पीड विल बी प्रोपोर्शनल टू 1/√m। लेट्स फाइंड आउट द मोलर मास ऑफ बोथ ऑफ देम। इसका मोलर मास क्या होगा, फ्लोरीन 19 है, 19 इंटू 6 114, 114 प्लस 235, 114 प्लस 349, राइट। इसको थोड़ा नीचे लेते हैं। ओके, व्हाट अबाउट दिस मोलर मास, 350 2u, है ना। सो वी सिंपली राइट हियर that velocity of 349 डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ 352, सिंबल दे दिया ऐसे, मोलर मास था ना उसी को सिंबल बना दिया, विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ऊपर क्या आएगा 352 मोलर मास क्योंकि इनवर्स है, और नीचे क्या आएगा 349, व्हाट विल इट बी 1.43 288 होगा, लेकिन 1 राइट। तो ऑब्वियसली किसकी स्पीड ज्यादा होगी, आप देख सकते हो 349 वाले की स्पीड ज्यादा है, राइट। तो स्पीड ऑफ यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड 235 इज मोर, इसका स्पीड कंपैरेटिवली ज्यादा है, राइट। कितना ज्यादा है आपको वो डिफरेंस भी निकालना है, परसेंटेज डिफरेंस फाइंड करना है आपको। लेट्स फाइंड आउट। सो वी राइट हियर V 349 माइनस V 352 डिवाइड बाई V 352 विल बी इक्वल टू, खाली डिवाइड करना है आपको यहाँ पे, तो आपको डिफरेंस मिल जाएगा, राइट। दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1.0043 माइनस 1 डिवाइड बाई 1, सो दिस इज गोइंग टू बी 0.0043 फ्रैक्शन में, तो परसेंटेज में क्या हो जाएगा 0.43 परसेंटेज। दैट्स द आंसर इन परसेंटेज यूनिट। अंडरस्टूड। तो ये आपने क्या फाइंड किया बेटा, परसेंटेज डिफरेंस इन स्पीड। समझ आ गया आपको, कोई डाउट इस क्वेश्चन में किसी को भी, नो डाउट, फाइन। आगे बढ़ते हैं, चलो। अब एक बहुत गंदा क्वेश्चन है, इसके बाद इतना खराब क्वेश्चन है ये, ना सॉल्व करे तो भी चलेगा, बट लेट्स डिस्कस अ बिट, आने वाला है नहीं कभी भी एग्जाम में, आपको थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। एंड द क्वेश्चन इज, व्हेन अ मॉलिक्यूल और एन इलास्टिक बॉल hits a massive wall, it rebound with the same speed. You should know this कि अगर एक वॉल है और अगर एक बॉल आया यू स्पीड से टकराया यहां पे, और अगर कोलिशन कैसा, इलास्टिक है, इलास्टिक कोलिशन मतलब काइनेटिक एनर्जी विल बी कंजर्व, तो ये वॉल तो मूव होने वाला नहीं है क्योंकि ये तो बहुत मैसिव है, तो यही क्या करेगा अपनी स्पीड को एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में टक्कर के बाद चेंज हो जाएगी, है ना। टक्कर के बाद वो सेम स्पीड से रिबाउंड होगा क्योंकि इसकी तो कोई स्पीड चेंज होनी नहीं, बिकॉज ये तो बहुत बड़ा बॉल है। ओके, तो ये हो गया आपका पहला स्टेटमेंट जो आपको कहा है कि ओके द बॉल रिबाउंड विथ सेम स्पीड आफ्टर
collision with wall. आगे क्या कहा वो देखते हैं. आगे ऐसा कहा है कि अगर ये बॉल खुद मूव करे तो क्या होगा. When a ball hits massive bat called firmly, the same thing will happen. अगर इसकी जगह पे बैट है और बैट अगर स्टेडी है, बॉल आके टकराए, सेम थिंग विल हैपन. आगे ना. बट पूछा क्या है, however when the bat is moving towards the ball, when the bat is moving towards the ball, when the bat is moving towards the ball, okay, the ball rebound with a different speed. Does the ball move faster or slower? Obviously faster, क्योंकि अगर आप बॉल को मारोगे तो obviously the ball will go with the higher speed. That's a common sense, right? Okay, इसका सॉल्यूशन दिया ना वो आप समझो. ये बॉल का स्पीड है u और ये जो बैट है यहां पे, सपोज बैट का स्पीड है v और यहां पे विकेट से पीछे, ठीक है, पीछे विकेट से. तो विकेट के रिस्पेक्ट में बॉल का स्पीड क्या है u, क्योंकि विकेट तो स्टेशनरी होता है, राइट. और विकेट के रिस्पेक्ट में बैट का स्पीड क्या है v. तो विकेट का बॉल का रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा. देयरफॉर द रिलेटिव स्पीड ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू बैट, रिलेटिव स्पीड ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू बैट. सो बैट के रिस्पेक्ट में रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा u प्लस वी, बिकॉज दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन. तो रिलेटिव स्पीड बढ़ता है u प्लस वी. अब टक्कर के बाद इसका स्पीड क्या हो जाएगा u प्लस वी. u प्लस वी स्पीड से आ रहा है रिलेटिवली, तो टक्कर के बाद जाएगा भी कितने रिलेटिव स्पीड से, u प्लस वी से. हैंस आफ्टर collision relative speed of ball with respect to wickets is also equal to u plus v, right. With respect to wicket, no, sorry, relate after collision relative speed of bat with respect to the ball with respect to the bat, it will be u plus v. क्योंकि बैट के रिस्पेक्ट में बॉल का स्पीड क्या था u प्लस वी, बिकॉज दे आर मूविंग अपोजिटली. तो टक्कर के बाद भी बैट के रिस्पेक्ट में बॉल का स्पीड क्या हो जाएगा u प्लस वी रिलेटिवली. तो विकेट के रिस्पेक्ट में वो स्पीड क्या हो जाएगा. सो विथ रिस्पेक्ट टू विकेट, ये पूरा टाइम पास क्वेश्चन है. विथ रिस्पेक्ट टू विकेट द स्पीड ऑफ बॉल विल बी v plus u plus v, that is going to be equal to 2v plus u. v plus 2v plus. अब मेरा जो डाउट है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां पे कुछ टेक्स्ट बुक के अंदर गलत लिखा होगा, राइट. ठीक है, बिकॉज आपके आंसर के अंदर ना 2u plus v आना चाहिए, बट बुक के अंदर 2v plus u करके दिया है. सो हम बिल्कुल भी छेड़ेंगे नहीं उसको, राइट. यू विल अंडरस्टैंड कि आते वक्त इसका रिलेटिव स्पीड क्या होगा u plus v, तो जाते वक्त भी रिलेटिव स्पीड क्या होगा u प्लस वी. तो विकेट के रिस्पेक्ट में स्पीड क्या हो जाएगा v प्लस u प्लस वी, क्योंकि बैट का स्पीड कितना है v और बॉल का स्पीड कितना होगा u प्लस वी. तो बॉल का टोटल स्पीड क्या हो जाएगा u प्लस वी. बैट का स्पीड क्या है v और बॉल का रिटर्न का स्पीड क्या हो जाएगा u प्लस वी. तो टोटल स्पीड क्या हो गया बॉल का v प्लस u प्लस वी. आप ऐसे इस तरह से याद रख लो इसको. ओके, दैट मीन्स द बॉल विल मूव विद द हायर स्पीड after the collision. That means the ball moves with higher speed. But understand, अगर ये बैट स्टेशनरी होता ना तो रिबाउंड का स्पीड क्या होता, u ही होता. अगर बैट स्टेशनरी होता तो रिबाउंड का स्पीड क्या होता, u. बट बैट की वजह से रिबाउंड का स्पीड क्या हो जाएगा u प्लस 2v. बैट अगर स्टेडी होता तो रिबाउंड स्पीड क्या होता, u प्लस v, खाली u होता जो आपको यहां दिख रहा है. बट क्योंकि बैट भी मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी v, तो रिबाउंड के बाद बॉल का स्पीड क्या हो जाएगा u प्लस 2v हो जाएगा. बैट का जो भी स्पीड होगा उसका डबल ऐड हो जाएगा बॉल के स्पीड में. गेट इट नाइस. चलो अब इसको यहां पे अलग अलग क्वेश्चन का है. पहला तो हो गया, व्हेन द गैस इन सिलेंडर इज कंप्रेस्ड बाय पुशिंग इन द पिस्टन, इट्स टेम्परेचर विल राइजेस. आंसर इन द सेम कंटेक्स्ट.
कंसिडर कर लो कि जो पिस्टन है वो बैट है, और जैसे ही पिस्टन मूव करेगा, जो पार्टिकल की नेट स्पीड होगी उसमें क्या हो जाएगा, पार्टिकल की स्पीड में क्या जुड़ जाएगा, 2v। 2v मतलब पिस्टन का स्पीड भी जुड़ जाएगा, मतलब टक्कर के बाद पार्टिकल का स्पीड बढ़ जाएगा, और अगर स्पीड बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। आई बात समझ में? आई बात समझ में? यस और नो? राइट। तो यहां पे आपको सेकंड केस का आंसर लिखना है, मैं मार्क कर रहा हूं यहां पे, सेकंड केस का आंसर मैं लिख ही देता हूं। चलो, ड्यूरिंग कंप्रेशन, सेकंड पार्ट, ड्यूरिंग कंप्रेशन the speed of particle after collision will increase. Speed of particle increase after collision. Speed of particle increase after the collision. So if the speed will increase, obviously energy will increase. If the energy will increase, that means the temperature will increase. स्पीड बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। अब इसमें क्या कहते हैं, सेकंड पार्ट में कहा है कि व्हाट हैपेंस व्हेन द कंप्रेस्ड गैस पुशेस द पिस्टन आउट। इफ द कंप्रेस्ड गैस पुशेस द पिस्टन आउट, मतलब ऐसा हुआ कि बॉल लगने से ना बैट उड़ गया, बॉल लगने से बैट उड़ गया, तो क्या होगा? तो आंसर में क्या क्या करेंगे, यहां पर थोड़ा सेटिंग करेंगे, दिमाग लगाएंगे, विल मेक u माइनस 2v, और विल डू u माइनस 2v, मतलब स्पीड कम हो जाएगा बॉल का, स्पीड कम हो जाएगा तो एनर्जी कम हो जाएगी, एनर्जी कम हो जाएगी तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, राइट? सो क्या व्हाट विल हैपन इफ गैस एक्सपांड्स, इफ द गैस विल एक्सपांड्स, देन वेलोसिटी आफ्टर रिबाउंड, वेलोसिटी आफ्टर रिबाउंड विल बिकम कितना हो जाएगा, u माइनस 2v। आप समझो, ये पार्टिकल है और ये पिस्टन है, राइट? अगर ये रिबाउंड करते वक्त अगर ये दूर जा रहा है तो इसकी रिलेटिव स्पीड इतनी नहीं मिलेगी जितनी मिलनी चाहिए, बट अगर ये टक्कर करते वक्त ये ऐसे आ रहा है तो रिलेटिव स्पीड बहुत बढ़ जाएगी। अगर टक्कर करते वक्त ये ऐसे आ रहा है ऊपर और ये नीचे जा रहा है, राइट? सी लाइक दिस। अगर टक्कर के वक्त अगर ये ऊपर जा रहा है तो इतना रिलेटिव स्पीड नहीं मिल पाएगा, कम हो जाएगा स्पीड टक्कर के बाद। समझ रहे हो कुछ? अगर टक्कर के वक्त ये बैट ऊपर की तरफ जा रहा है ना, देखो टक्कर के वक्त बैट ऑलरेडी ऊपर जा रहा है तो इतना इसको इंपैक्ट नहीं मिल पाएगा, बट अगर टक्कर के वक्त बैट नीचे आ रहा है तो इंपैक्ट बहुत मिलेगा, मतलब स्पीड बढ़ जाएगी एकदम। तो अगर बैट सेम डायरेक्शन में आ रहा है तो स्पीड ऐड होगी 2v, अगर बैट अगर अपोजिट आ रहा है बॉल के तो स्पीड ऐड होगी 2v, अगर बैट सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो स्पीड डिक्रीज होगी 2v। तो अगर स्पीड यहां पे डिक्रीज हो जाएगी, वो स्पीड विल डिक्रीज, दैट मींस एनर्जी विल डिक्रीज, इफ द एनर्जी विल डिक्रीज दैट मींस टेम्परेचर विल डिक्रीज। अब एक और क्वेश्चन भी पूछा है कि Sachin Tendulkar uses heavy cricket bat while playing. Did it help him in any way? Obviously, क्योंकि जब भारी बैट यूज करेगा ना तो क्या होगा, वो बॉल को ज्यादा मोमेंटम दे पाएगा, क्योंकि जितना बैट मैसिव होगा उसका उतना टक्कर के बाद वो बॉल को मोमेंटम ज्यादा मिलेगा। Yes or no? So here also the answer is heavy bat impart more change in momentum of ball. Do you get this question everyone? Sure? चलो अगला सवाल देखते हैं। The question is, कहाँ गया? एक छोटा सा क्वेश्चन आएगा अब इसके बाद, ये रहा, वेरी इंपॉर्टेंट। चेकआउट क्या पूछा है बेटा क्वेश्चन में, सिलेंडर ऑफ फिक्स कैपेसिटी। देखो मुझे एक बात दिख गया, फिक्स कैपेसिटी। बेटा फिक्स कैपेसिटी मतलब क्या फिक्स हो गया, वॉल्यूम। फिक्स कैपेसिटी का मतलब हो गया वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। What is the volume? 22.4 liter, sorry 44.8 liter. What condition? STP. गैस कौन सा है, हीलियम। Now tell me, STP पे 1 मोल
का वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर। एसटीपी पे एक मोल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है 22.4 लीटर। तो 44.8 लीटर में कितना वॉल्यूम होगा 2 मोल। कितना मोल होगा 2 मोल। तो इसका सिंपल मतलब हो जाएगा दैट इज इक्वल टू मोल हो जाएगा आपका 44.8 डिवाइड बाई 22.4 दैट इज इक्वल टू 2 मोल। चलो क्या करना है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द गैस बाय 15 डिग्री। तो टेम्परेचर कितना चेंज करना है आपको 15 डिग्री सेल्सियस। गैस कौन सा है हीलियम। कैन यू टेल मी हीलियम के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है मोनोएटॉमिक डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू 3। मोनोएटॉमिक डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है 3। चलो गैस का क्वेश्चन है गर्म करना है गैस को। हीट का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे सिंपली हीट इक्वल टू एन सी डेल्टा टी। सिलेंडर का वॉल्यूम फिक्स है तो क्या यूज करेंगे यहां पे सीवी। कितने मोल गैस है 2 मोल। सीवी का फॉर्मूला याद करो क्या होता है FR/2। सीवी क्या होता है बेटा FR/2। 2 कैंसल। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना 3। आर वैल्यू 8.314 एंड टेम्परेचर इज 15 चेंज बाय 15 डिग्री। इसको केल्विन नहीं करना है बिकॉज दिस इज नॉट द टेम्परेचर दिस इज द चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर इज सेम योर आंसर इज 374 पॉइंट जूल दैट्स योर आंसर। अंडरस्टूड द क्वेश्चन। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला था एन सीवी डेल्टा टी। गैस का जब भी क्वेश्चन आएगा ना गैस को कितना हीट लगेगा हमेशा यही फॉर्मूला यूज होना है मोल इंटू मोलर हीट इंटू डेल्टा टी। अब आप देखो सीपी यूज करना है कि सीवी यूज करना है राइट। अकॉर्डिंगली चेक करो गैस कौन सा है डायटोमिक है मोनोएटॉमिक है कि पॉलीएटॉमिक है। ये मोनोएटॉमिक गैस था डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो सीवी वैल्यू क्या होता है FR/2। लिखा है नोट्स में गल लिखा है नोट्स में गल। नोट भेजा ही नहीं था भेजा में भेजा है तुम्हारे हैं तो पेपर सॉल्व किया था ना। ऊपर वाले ने भेजा तो भेजा बट भेजे में भेजा ही भेजना नहीं भेजा भेजा में ऊपर वाले ने भेजा तो भेजा बट भेजे में भेजा ही नहीं भेजा। क्या समझे नहीं समझे क्या यार। ओके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो क्वेश्चन नहीं है बट है। एक क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नहीं है बट है। ओके लास्ट एग्जांपल। There are certain things that we have to solve. चलो let's see the last example. Not that related but still we have to solve the question. And the question is let us estimate L is mean free path and tau is relaxation time for air molecule with average speed of 485 मीटर पर सेकंड। तो आपको एयर का स्पीड कितना दिया है स्पीड दिया है आपको 485 मीटर पर सेकंड। अब 2 फॉर्मूला थे हमारे पास। पहला फॉर्मूला था रिलैक्सेशन टाइम और रिलैक्सेशन टाइम टॉ का फॉर्मूला था। क्या फॉर्मूला था याद है आपको क्या फॉर्मूला था 1/n बोलो ना n पाई d स्क्वायर इंटू वी। दिस वॉज अ फॉर्मूला इफ आई गेस। ऐसा ही था ना चेक करो एक बार नोट्स में। रिलैक्सेशन टाइम टॉ 1/n पाई d स्क्वायर इंटू वी था ऐसा फॉर्मूला था मुझे पता है था। चलो यहां पे आपको डायामीटर कितना लेना है कुछ भी डेटा आपको दिया नहीं है आपको थोड़ा याद रखना है। डेटा में डायामीटर कितना लेना है आपको 2 × 10⁻⁻10 मीटर। टेक दिस डायामीटर। और ये नंबर डेंसिटी क्या लेंगे सो नंबर डेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट डू वी यूज द फॉर्मूला प्रेशर P इक्वल टू स्मॉल n kBT। डू वी हैव दिस फॉर्मूला pressure P equal to small n kBT? Do we have this? Okay, what condition is given STP? तो क्या यहां से मैं लिख सकता हूं नंबर डेंसिटी n will be equal to pressure P divided by kBT। चलो STP के ऊपर प्रेशर क्या होता है प्रेशर होता है 1 बार kB वैल्यू 1.38 into 10⁻⁻23 and the temperature at STP is 273। करो कितना आ रहा है ये
10 पावर 23 ऊपर जाएगा 0.0026। तो नंबर डेंसिटी विल बी इक्वल टू 2.6 इंटू 10 पावर 20। देखो कितने होशियार लोग इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया है, देखिए इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया 0.02 इंटू 10 पावर 23। कहां से आया पता नहीं, बट एक्चुअल में नंबर डेंसिटी ऐसे फाइंड करिए बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ द प्रेशर पी जो आपने डिराइव किया था, प्रेशर पी इक्वल टू स्मॉल एन केबीटी, और इसमें एसटीपी का वैल्यू डालना है आपको। ये 6 का क्या था पीछे, 2.6 के पीछे क्या था, ओके लेट्स टेक इट 2.7, इसके साथ मैच करते हैं। ओके तो देखो यहां पे भी ना बहुत ज्यादा वेरिएशन आ रहा है, क्योंकि आपका आंसर यहां पे 10 पावर 25 में आ रहा है। नंबर डेंसिटी किस में आ रहा है, 10 पावर 25 में आ रहा है। और ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है इसके अंदर, राइट या तो मैं गलत हूं या तो ये लोग गलत है। अब अगर इसका सॉल्यूशन देखोगे ना तो मैं ही गलत हूं, इसका इनको ऐसा लग रहा है, क्योंकि सॉल्यूशन के जो सेकंड पार्ट है ना, सेकंड पार्ट में भी इन्होंने 10 पावर 25 लेके सॉल्व किया है, बट जहां तक मेरा नॉलेज कहता है, राइट वहां तक एसटीपी पे प्रेशर क्या होता है, 1 बार। 1 बार कितना पास्कल होता है, 10 पावर 5। क्या कर रहे हो यार तुम लोग, एसटीपी इज 1 बार इक्वल टू हाउ मेनी पास्कल, 10 पावर 5 पास्कल। समझ लोग क्या मेरे को गलत साबित कर रहे हो तुम लोग, है क्या हो जाएगा 10 पावर 25 पर मीटर क्यूब। तो यहां से आया आपका नंबर डेंसिटी। अंडरस्टूड, नंबर डेंसिटी कहां से आया, कंडीशन क्या है, एसटीपी। एसटीपी पे प्रेशर कितना रखना है आपको, 10 पावर 5 पास्कल, और टेम्परेचर कितना रखना है, 273 केल्विन। अब यहां पे वैल्यू डालो ना, यू विल गेट द आंसर ऑफ रिलैक्सेशन टाइम टॉ इक्वल टू, अभी एग्जांपल तो चालू ही नहीं किया हमने, मैं इसको हटा लेता हूं। चल तो भाई, ओ कहां गया तू, बढ़ जा तू, अभी तो आया ही नहीं पिक्चर में, ऊपर जा, अभी तो ये वाला क्वेश्चन चल रहा है। ये टेक्स्ट बुक के अंदर ना डायरेक्ट आपको दे दिया है लिख के, टेक्स्ट बुक में ये डायरेक्ट लिख के दे दिया, देखो डेटा कुछ भी सॉल्व नहीं किया, बट दिस कैन बी आस्क्ड दैट फाइंड द एवरेज life of what you can say the mean free path and relaxation time for air particle at STP condition and velocity can be given. This is what you have to solve. यहाँ पे आपको पार्टिकल का डायामीटर याद रखना है, पार्टिकल डायामीटर कितना लेना है आपको, 2 एंगस्ट्रॉम लेना है। कितना लेना है पार्टिकल का डायामीटर, 2 एंगस्ट्रॉम। तो इसका कोई प्रूफ नहीं दिया है बुक में, खाली लिख के दे दिया, बट दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट। नाउ लेट्स फाइंड द टॉ वैल्यू, देयरफॉर वी कैन राइट, ये पूरे को थोड़ा ऊपर ले लेता हूं मैं, अच्छा इतना ऊपर नहीं, माप में थोड़ा और नीचे, थोड़ा और। अंडरस्टूड, नंबर डेंसिटी कैसे फाइंड किया हमने, नंबर डेंसिटी क्लियर। चलो तो नंबर डेंसिटी आ गया हमारा। नाउ लेट्स पुट इन द फॉर्मूला ऑफ द रिलैक्सेशन टाइम। ये क्वेश्चन यहां पे सॉल्व ही नहीं हो पाएगा, सो वी राइट हियर रिलैक्सेशन टाइम टॉ इक्वल टू 1/n पाई डी स्क्वायर इंटू बी। चलो सॉल्व करते हैं। n का वैल्यू क्या था, 2.7 इंटू 10 पावर 25 पाई, डायामीटर लेना है आपको 2 इंटू 10 पावर -10 का स्क्वायर, वेलोसिटी लेना है 485। देखो 10 पावर हो जाएगा ये -20, 5 ऊपर जाएगा 10 पावर -5, बाकी वैल्यू बताओ, 1/2.7 बाई 3.0000608। ओके तो यार आंसर इज, यू कैन सी द आंसर 6.1 इंटू 10 पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 10 पावर -10 सेकंड। दैट्स द रिलैक्सेशन टाइम। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। नाउ मीन फ्री पाथ, तो ये क्वेश्चन हम यहां पे सॉल्व ही नहीं करेंगे, नेक्स्ट पार्ट पे सॉल्व करेंगे। ओके नाउ मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ एल, क्या फॉर्मूला होता है मीन फ्री पाथ, फॉर्मूला मत लगाओ, डायरेक्टली यूज करो वेलोसिटी इनटू टाइम।
Mean free path is velocity into time. Velocity is 485 and relaxation time is 6.1 into 10 power minus 10. Please multiply. Please multiply. 2958 into 10 power minus 10. That can be written as 2.95 into 10 power minus 7 meter. So that's the relaxation time for this question. ये 3 मार्क का क्वेश्चन है बेटा, इसमें डेटा कोई नहीं दिया है, बट दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. देखो इन्होंने क्या दिया है, स्पीड दे दिया और लिख दिया, हो गया विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन. इट इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. गॉट इट? आगे बढ़े. अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें आपको इस लॉजिक को यूज करना है. एंड यू कैन सी एस्टिमेट द मीन फ्री पाथ फॉर द वाटर मॉलिक्यूल इन वेपर at 373 Kelvin. Use the information given from exercise 13.1 and 13.41 above. फाइंड क्या करना है, मीन फ्री पाथ. चलिए मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला. सो मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला होता है 1/√2 n पाई डी स्क्वायर. चलो वाटर वेपर है तो बेटा डायामीटर कितना ले लेंगे, 2 एंगस्ट्रॉम. ये दिया होता है क्वेश्चन में. अब टेम्परेचर क्या है 373, तो आपको नंबर डेंसिटी फाइंड करनी पड़ेगी. व्हाट यू विल हैव टू फाइंड, नंबर डेंसिटी यू विल हैव टू फाइंड. ओके, कैसे फाइंड करेंगे नंबर डेंसिटी. सो वी हैव द इक्वेशन गिवन. हमने आगे क्या किया, आगे हमने ये किया कि एट एसटीपी पे आपका नंबर डेंसिटी कितना आया था, 2.7 इंटू 10 पावर 25, राइट. एसटीपी पे वैल्यू कितना आया था आपका, यहां पे था ना वैल्यू, 2.7 इंटू 10 पावर 25. दिस इज द वैल्यू एट एसटीपी. एसटीपी मतलब कितने टेम्परेचर पे, 273 पे, राइट. एट टेम्परेचर T इक्वल टू 273 केल्विन. तो आपको नंबर डेंसिटी फाइंड करनी पड़ेगी एट टेम्परेचर 373. लेट्स फाइंड आउट. सो विल यूज अ सिंपल इक्वेशन दैट प्रेशर P इक्वल टू स्मॉल n इंटू kBT. So what you can see here? You can see here n is proportional to 1 by T. So we can write here n at 373 divided by n at 273 equal to 273 divided by 373. कर सकते हैं ऐसा, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शन है ना. पुट द वैल्यूज. ये 273 का वैल्यू डालो, कितना आ रहा है. सो नंबर डेंसिटी एट 373 विल बी इक्वल टू 273 पे वैल्यू है 2.7 इंटू 10 पावर 25 इंटू 273 डिवाइड बाई 373. व्हाट इज योर आंसर, 1.976. लेट्स टेक 2 इंटू 10 पावर 25 मीटर माइनस 3. ओके फाइन. नंबर डेंसिटी आ गया, एन आ गया, डी आपको पता है ऑलरेडी. लेट्स सी डी कितना यूज करना है भाई, डी भाई यूज करना है ना आपको, दिया है. ये कितने होशियार है, देखा, कुछ नहीं लिखना है, खाली एन लिखा और एल लिख दिया, कुछ नहीं करना है इनको, राइट. ये प्रभु ऐसा मत करो. मुझे कितना रेडियस यूज करें. चलो ना सॉल्व करके देखते हैं, क्योंकि हमने जो आगे सॉल्व किया था उसमें वाटर के पार्टिकल का साइज क्या था, 2 एंगस्ट्रॉम था पहले एग्जांपल में. चलो इसको वैल्यू डाल के देखते हैं, विल गेट द आइडिया. सो एल विल बी इक्वल टू 1/√2. नंबर डेंसिटी 2 इंटू 10 पावर 25, पाई वैल्यू 3.14 एंड डायामीटर डाल देंगे 2 इंटू 10 पावर माइनस 10 का क्या करना है, स्क्वायर. टेल मी व्हाट्स योर आंसर. 10 पावर कितना हो जाएगा, -5. डू 1/√2 बाई 2 बाई 3.14 बाई 4 कितना आया, 0.028. So that's equal to 2.8 into, बुक में आंसर क्या है, देखा, लापरवाही का नतीजा. क्या करा है पता है इन हीरो लोगों ने, √2 नहीं लिया होगा. इनकी भाषा यही जाने. फॉर्मूला में आपको एग्जांपल जो थियरी है उसमें आपने √2 लिया है. अब इन्होंने होशियार लोगों ने √2 नहीं लिया होगा. इसके साथ 1.41 मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा.
√2 निकाल दो। ऐसे ऐसे एग्जांपल देते बोले ये लोग, √2 नहीं लेना है। आया ना 3.39 0.0, तो वही करेंगे और क्या, 0.0 विल बी इक्वल टू, सो नियरली इट इज 4 इंटू 10⁻⁻7। आया ना आंसर तुम्हारा। तो इनकी भाषा यही जाने। एक्चुअली फॉर्मूला में क्या दिया है कि √2 यू हैव टू कंसीडर, और इसमें कुछ भी इन्होंने सॉल्व नहीं किया, डायरेक्ट आंसर लिख दिया। तो इनका आंसर बिठाने के लिए हमें पता चला कि अगर आंसर ये बिठाना है तो फिर आपको √2 नहीं लेना है। √2 लगे तो ये आंसर नहीं बैठेगा। पाटिया बिठाना कहते हैं इसको, बिठा दिया हमने, ठीक है। सो दैट्स द एंड ऑफ ऑल द एग्जांपल क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर काइनेटिक थियरी। देयर वर इन टोटल ऑफ 9 एग्जांपल्स। हर एक एग्जांपल को बहुत ही बारीकी के साथ हमने डिस्कशन किया है। ओके, चलिए फाइन, मिलते हैं वापस अगले क्लास में, सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस।